हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं केस स्टडी क्वेश्चन करेंगे, और वो भी रे ऑप्टिक्स के करेंगे। देखो यार, केस स्टडी का कुछ फिक्स नहीं है कि किस चैप्टर से आ रहा होगा, बट मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे बड़े चैप्टर हैं उनके केस स्टडीज़ को कवर कर दिया जाए। तो रे ऑप्टिक्स जो एक बड़ा चैप्टर है और 9 से 10 नंबर का ये आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि केस स्टडी इसमें से ही बन रहा होगा। ठीक है, एक सेमीकंडक्टर है हमारा, उसमें से भी बन सकता है, तो उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को केस स्टडी करवा दूंगा। डोंट वरी, मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो इस वीडियो में करेंगे रे ऑप्टिक्स के केस स्टडी, कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट केस स्टडी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, और हो सके तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर देना, ताकि उन सब बच्चों की भी हेल्प हो जाए। इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिलेगी टेलीग्राम चैनल सुनील जांगड़ा सर के नाम से है, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। देखो यार, आपको क्लास 12 फिजिक्स के रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ चाहिए, चाहे आपको नोट्स चाहिए, डिटेल नोट्स चाहिए, 1 पेजेस नोट्स चाहिए, 1 शॉट चाहिए, फॉर्मूला चीट शीट चाहिए, 30 मिनट रिवीजन वीडियो चाहिए, सब कुछ आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो इस टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी मैं आप लोगों को इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले केस स्टडी से। तो ये हमारा पहला केस स्टडी है। देखो यार, अब मुझे नहीं लगता कि हमें सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ना चाहिए, हमें सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, उसका डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, तो हमें पैराग्राफ के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, मेरा मानना ये है। मतलब जब मैं केस स्टडी करता हूँ या बच्चों को बोलता हूँ करने को, तो उनको यही राय देता हूँ कि भाई तुम पहले पैराग्राफ मत पढ़ो, तुम पहले सीधा क्वेश्चन पढ़ो। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ए रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम ए मीडियम इनटू वाटर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 18 डिग्री। मतलब ये बोल रहा है कि एक लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से वाटर के अंदर, और इंसिडेंस एंगल जो है वो 18 डिग्री का है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज मोर देन दैट ऑफ वाटर। मतलब जिस मीडियम से लाइट चल रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज़्यादा है। इसका मतलब ये वाला जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम हुआ, और जो वाटर है वो रेयर मीडियम हुआ, है ना। ओके, द क्रिटिकल एंगल फॉर द इंटरफेस बिटवीन द टू मीडिया इज 20 डिग्री। मतलब यहाँ पे इसने बोला है कि इस टाइम पे जो क्रिटिकल एंगल होगा वो 20 डिग्री होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर बेस्ट रिप्रेजेंट द करेक्ट पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट। मतलब यहाँ पे तुम्हें रे का पाथ बताना है। देखो यार, ये जो मीडियम है हमारे पास, ये नीचे जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है किससे? वाटर से। तो इसका मतलब ये वाला जो मीडियम है वो डेंसर हुआ, और ऊपर वाला जो मीडियम है वो रेरर हुआ, है ना। हर एक केस में यही हो रहा है। अब आपको पता है कि जब लाइट डेंसर से रेरर में जाती है, डेंसर से रेरर में जाती है, तो क्या होती है? वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होती है। अब सबसे पहले आप लोगों को पता है कि नॉर्मल कहाँ है। ये रहा भाई नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना। ये क्या है? नॉर्मल है। अब लाइट रे जानी कैसे चाहिए थी? अगर ये यहाँ से चल रही है तो ये सीधी जानी चाहिए थी, बट ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल इधर शिफ्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये डेंसर टू रेरर जा रही है। अगर ये रेरर टू डेंसर जाती तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती। तो यहाँ पे जो पहला ग्राफ है, मतलब पहली जो रे डायग्राम दिखा रखा है वो बिल्कुल सही है। दूसरी बात, क्या यहाँ पे टी आई आर होगा? यहाँ पे जो सी दे रखा है, क्रिटिकल एंगल जो दे रखा है बेटा, क्रिटिकल एंगल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है आप लोगों को 20 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितना है? 18 डिग्री है। तो मतलब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल जो है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब टी आई आर यहाँ पे नहीं होगा। लाइट उसी मीडियम में वापस नहीं होने वाली। ठीक है ना, तो ये हो रहा है ना, ना फिर ये होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये चीज़ हो रही होगी बेटा जी। क्लियर है? इतनी बातें मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रही है। तो जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है डायग्राम। ठीक है बेटा, चलिए। क्योंकि देखो, अब कई बच्चों का क्वेश्चन ये होगा ना कि भाई ये वाला क्यों नहीं हुआ, ये वाला क्यों नहीं? अरे भाई 18 डिग्री इंसिडेंस एंगल, 20 डिग्री होता फिर हम इसको सही मान देते, फिर इसको सही मानते, क्योंकि उस टाइम पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होने वाला वो फर्स्ट होने वाला है। इसका जो आंसर होने वाला बेटा जी वो फर्स्ट होने वाला है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें सेकंड की, सेकंड में क्या बोला गया है? ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक फिल्ड विद वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, टू ए डेप्थ डी, द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द सोर्स कैन एमर्जेस। ये ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है कि कितना एरिया जो है लाइट कवर कर रही होगी जब लाइट बाहर आ रही होगी। किससे? एक आप लोगों को क्या दे रखा है? टैंक दे रखा है, जिसकी डेप्थ कितनी है भैया? डी है। यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने पूछा कि ऊपर का ये एरिया कितना कवर करेगा। सबसे पहली बात देखो यार, लाइट यहाँ से चलेगी, ये एक डेंसर मीडियम है, बाहर क्या है? एक एयर, एयर है तो वो रेयर मीडियम है। तो यहाँ से लाइट चली और ये ऐसे चलेगी, यहाँ से लाइट चली ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ पे आई तो ये ऐसे हो गई। तो ये वाला जो मतलब पॉइंट है यहाँ, इसको कंसिडर कर लेना। क्यों? क्योंकि भाई ये ऐसे यहाँ से ऐसे हो गई है लाइट, सिमिलरली ये यहाँ से जाएगी तो ये ऐसे हो जाएगी, तो ये एरिया कवर होगा। इस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने डी डेप्थ बोली है, ये जो एरिया बना है उसका रेडियस कितना हो गया? आर हो गया। ये डी है, ये आर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल सकते हैं।
आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर उसके ऊपर अंडर रूट लगा सकते हैं, ठीक है। अब जब ये रे यहाँ से चल रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है और ये ऐसे हो रही है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो रहा है, तो इस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। तो मैंने इसको सी बोला, इसको भी सी बोल दिया। दो पैरेलल रेज हैं, ऐसे कट है, तो भाई यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल सेम होने वाला है, तो इसको सी बोला, इसको सी बोला। सिमिलरली आप इधर और इधर बोल सकते हैं। अब हमारा सबसे पहला काम, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे इसका, पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे। अब इसमें पाई की वैल्यू तो पता ही होती है, तो आर स्क्वायर चाहिए, हम मतलब हमें रेडियस चाहिए इस सर्कल का। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यार तुम्हें पता है कि ये अगर डी है, ये आर है, तो इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये फाइंड आउट कर लिया, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया था, मतलब ये और ये की हेल्प से मैंने ये फाइंड आउट कर लिया, हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लिया। अब हमें पता है कि टी आई आर में एक कंडीशन होती है कि साइन सी जो होता है वो 1 में म्यू होता है। म्यू किसका, डेंसर मीडियम का। म्यू किसका, डेंसर मीडियम का। तो साइन सी तो है ही है, चलो जी, साइन सी इज इक्वल टू 1 में म्यू। अब साइन सी की जो वैल्यू वो क्या होगी भाई, साइन सी होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस, तो ये रहा सी के सामने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ये होगा। तो हमने लिखा आर अपॉन में दिस। तो देखो जब मैंने साइन सी की वैल्यू लिखी तो आर अपॉन में दिस मैंने लिखा। अब ये किसके बराबर है भाई, 1 के बराबर है, तो इसको 1 के बराबर किया। उसके बाद क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी। उसके बाद क्या करना भाई, आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इसको इधर किया, मतलब आर को इधर किया, और मैंने आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब ये मेरे पास आर स्क्वायर आया है, मुझे एरिया चाहिए, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा। तो मेरे पास इन द एंड जो रिजल्ट बन रहा है वो पाई डी स्क्वायर अपॉन में म्यू स्क्वायर माइनस 1 बन रहा है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है भाई, पहला तो नहीं सही है यार, क्योंकि इसमें तो 2 आ रहा है। हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा सही होना चाहिए, पाई डी स्क्वायर अपॉन में म्यू स्क्वायर, दूसरा सही होना चाहिए। कौन सा सही होना चाहिए बेटा, दूसरा हमारा सही होना चाहिए, क्योंकि 2 का कोई चक्कर नहीं है, इसमें 2 आ रहा था, तो ये गलत है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, हूबहू आंसर आ चुका है। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया विद रिस्पेक्ट टू द एयर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम। देखो यार आपको पता है कि जो साइन सी होता है वो होता है 1 अपॉन में म्यू होता है, 1 अपॉन में म्यू होता है। इन्होंने बोला है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया विद रिस्पेक्ट टू एयर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम। क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम किसके लिए होगी, मैक्सिमम का मतलब है कि ये वैल्यू कम हो, ये वाली चीज़ कम हो, तो वो सबसे कम किसकी है, वोटर की है, वोटर की, क्योंकि बाकी सब का जो ये होगा म्यू होगा वो ज़्यादा होगा, तो दैट्स वाई वोटर के लिए आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल सही है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मिनिमम फॉर वोटर, दस वोटर विद रिस्पेक्ट टू एयर हैज़ मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल, क्योंकि ये रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि देखो रिलेशन ऐसे होता है, साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन में डेंसर मीडियम और यहाँ पे रेयर मीडियम का, ऐसे होता है ना। तो रेयर मीडियम इन्होंने खुद ही बोला कौन है, इन्होंने खुद ही बोला एयर है, तो ये इसलिए मैंने 1 लिखा ऊपर वाला, नीचे वाला डेंसर है, तो वो वैल्यू कैसे होनी चाहिए, वो वैल्यू छोटी होनी चाहिए। अगर साइन सी को बड़ा करना है तो वो वाटर के लिए छोटी है, इन सब के कॉम्बिनेशन में से, ठीक है। तो आंसर जो है सी है। नेक्स्ट आगे बोला जा रहा है द क्रिटिकल एंगल फॉर ए पेयर ऑफ 2 मीडिया ए एंड बी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस 2 and 1 रिस्पेक्टिवली इज, मतलब आपको क्रिटिकल एंगल बताना है। क्रिटिकल एंगल कैसे लिखते हैं, साइन सी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे म्यू ऑफ रेयर, यहाँ पे लिखेंगे म्यू ऑफ डेंसर। अब यहाँ पे इन्होंने खुद बोल दिया कि क्रिटिकल एंगल फॉर ए पेयर ऑफ 2 मीडिया ए एंड बी जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें दे रखे हैं, एक का 2 है, एक का 1 है, तो भाई जो एक है वो ऊपर लिखेंगे क्यों, वही तो रेयर है, और दूसरा डेंसर वाला कौन है, 2 है, तो साइन सी की वैल्यू 1/2 है, तो इसका मतलब सी की वैल्यू 30। भाई साइन सी की वैल्यू 1/2, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री आएगी ना, तो 30 डिग्री हो चुका है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा द क्रिटिकल एंगल फॉर ए पेयर ऑफ मीडिया एंड एयर इज 30 डिग्री, मतलब इन्होंने बोला कि क्रिटिकल एंगल जो है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है साइन 30, ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/μ, और आपको पता है कि जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 1/μ के बराबर होता है, तो इसका मतलब यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 2 आ रही है या नहीं आ रही है, तो यहाँ से 2 आ गई। अब उसने क्या बोला है, द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो हमें पता है कि म्यू होता है c/v, तो मीडियम में स्पीड होगी c/μ, तो c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, म्यू की वैल्यू कितनी 2, इसको डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर बेटा, तो इस तरीके से ये हमारा पहला केस स्टडी हो चुका है। दूसरे केस स्टडी पे चलते हैं, फिर से वही काम करेंगे कि हम क्वेश्चंस को, मतलब पैराग्राफ को नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से भाई साहब, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द पॉइंट बी, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा है एज शोन इन द फिगर, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड द इमेज डिस्टेंस v आर रिलेटेड, मतलब उन्होंने
यू और वी की रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला। देखो यार ऑब्जेक्ट रखा है डेंसर मीडियम में, तो हमें सीधा सा स्फेरिकल सरफेसेस वाला एक कॉन्सेप्ट लगाना है कि जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा, जिसमें रखा है, किस में रखा भाई, N2 में, तो उसको लिखते हैं -N2 बाय में U। इमेज कहाँ बन सकती है, N1 मतलब इसमें बन सकती है रेरर में, बाय V इज इक्वल टू जिस मीडियम में जा रहे हैं, जिस मीडियम से आ रहे हैं, मतलब जिस मीडियम में इमेज बन रही है उसको पहले लिखेंगे, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखो उसको माइनस लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसका क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ N1 बाय में V माइनस N2 बाय में U इज इक्वल टू N1 माइनस N2 बाय में R लिख दूँ। बताओ यार, कोई जल्दी, कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डी सही है। यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो कौन सा सही है, डी सही है। कैसे सही है देखो, N1 बाय में V माइनस N2 बाय में U, N1 माइनस N2 अपॉन में R। तो ये हो गया आप लोगों के पास आंसर। ठीक है, तो पैराग्राफ पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सीधा चलना है कहाँ पे, आपको सीधा चलना क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर एट ए डिस्टेंस R इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने बनाया, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है, R डिस्टेंस पे रखा हुआ, मतलब यहाँ से वो R डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जो हमने सरफेस लिया उसका उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितना है, R ही है। इफ़ द मीडियम ऑन द अदर साइड ऑफ द सरफेस इज ग्लास, मतलब ये वाला मीडियम अगर ग्लास है, मतलब डेंसर है, ये एयर हुआ। ठीक है, क्योंकि एयर उसने खुद बोला है। आगे क्या बोल रहा है, देन द इमेज, तो इमेज कैसी बनेगी। तो यार बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ से ऐसे रे ड्रॉ करेंगे और बता देंगे कि इधर इमेज बन रही है, बट इन एक्चुअल इमेज कैसी बनने वाली है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा भैया, ऑब्जेक्ट रखा है N1 मीडियम में, तो हमने रखा -N1 अपॉन में U प्लस N2 बाय में V इमेज बन सकती है, और ये N2 माइनस N1 बाय में R है। N2 इज हेयर कौन, ग्लास, ग्लास का होता है कितना 1.5, यस और नो। हाँ जी, ग्लास का कितना होगा 1.5 होगा, N2 मतलब 1.5, N1 कितना 1। तो उन सब वैल्यूज़ को आप रख लेना, बट लास्ट में जाके रख लेना। तो यहाँ से हमने क्या किया कि यहाँ से हमने V को फाइंड आउट करना शुरू किया, यहाँ से हमने V को फाइंड आउट करना शुरू किया। अब यहाँ पे U देखो, सबसे पहले इधर से इधर मेजर करना पड़ेगा, और इंसिडेंट रे इधर आ रही होंगी ऑब्जेक्ट से, इसके पास ही जाएंगे ना भाई, सरफेस के पास। ठीक है, तो मतलब ये जो है वो नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये माइनस की जगह हो गया प्लस। बाकी सारी चीज़ें रखी वही की वही, N2 की वैल्यू रखी, N1 की वैल्यू रखी। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि N2 यहाँ पे 1.5 हुआ क्योंकि ग्लास है, N1 यहाँ पे एयर है तो 1 हुआ। तो सारी वैल्यूज़ को मैंने रख दिया। ठीक है, तो जैसे मैंने वैल्यू को रखा मेरे पास ये रिजल्ट आया। इन द एंड मैंने N2 को भी रख दिया बेटा, किसको रख दिया, N2 की वैल्यू को भी रख दिया। तो आफ्टर कैलकुलेशन मेरे पास आ रहा है -3R, मतलब V जो है नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब भाई इधर कहीं बनेगी। तो इधर तभी बन सकती है जब वो वर्चुअल होगी। कैसी होगी, वर्चुअल होगी, तो वर्चुअल बनेगी, और इधर बन रही है तो एयर में बन रही है। ठीक है, येस और नो। तो इस तरीके से आंसर जो हुआ वो डी हुआ आप लोगों के पास। बहुत सिंपल है, आप डायरेक्ट रे डायग्राम से बात मत करिएगा, आप सीधा फॉर्मूले से बात करो। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2F इन फ्रंट ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। भाई एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लिया हो जैसे कि आप लोगों को दिखाया हुआ है, और जो ऑब्जेक्ट है वो 2F पे रखा हुआ है। कितने पे रखा हुआ है, 2F पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी, कॉमन सी बात है कि 2F पे बना है, 2F पे ऑब्जेक्ट रखा, तो इमेज भी 2F पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो आप बोलोगे रियल भी बन रही है भाई, क्योंकि एक्चुअल में रेज जाके मिल रही है, एक्चुअल में जो रेज हैं वो जाके मिल रही है। ठीक है, एक्चुअल में जो रेज हैं वो जाके मिल रही हैं। दूसरी बात, ये कैसी इमेज है भाई, इन्वर्टेड है और सेम साइज़ की है। ठीक है, कैसी है, इन्वर्टेड और सेम साइज़ की है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक थिन कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग है तो इसकी फोकल लेंथ जो होगी वो +10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, दूसरा है डाइवर्जिंग, तो डाइवर्जिंग है तो इसकी फोकल लेंथ माइनस में होगी, -20 सेंटीमीटर। अब ये प्लेस्ड है कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट, इनको दोनों को एक साथ रख दिया गया कॉन्टैक्ट में ही है, तो आपको पावर निकालनी है। सिंपल है यार कि पावर कैसे निकलती है, सिंपल, जब कॉन्टैक्ट में होते हैं, जब कॉन्टैक्ट में होते हैं उनके बीच में कोई गैप नहीं होता, सीधा लिखते हैं P1 प्लस में P2। पावर क्या होता है, 1 में F होता है, तो P1 कैसे लिखेंगे, 1 में F1। P2 कैसे लिखेंगे, 1 में F2 लिखने वाले, तो 1/F निकाल लो, आपकी पावर आ जाएगी टोटल। तो वो कैसे निकलेगी, जब 1/F1, F1 की वैल्यू 10, 1/F2, F2 की वैल्यू -20, तो एलसीएम लेंगे 20 बनेगा। यहाँ से घूम फिर के हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू आएगी F की वो 20 आने वाली है, मतलब 1/F की वैल्यू 20 आने वाली है। तो पावर इसका मतलब 20 आ गई ना। बट ये जो पावर 1/20 आई है ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर बनाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, 100 ऊपर चला गया,
ठीक है, तो उस टाइम पे ये डायोप्टर बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 5D। ठीक है, तो आंसर इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एक और अपना थर्ड जो है आ चुका है, एक केस स्टडी, इसको देख लो अगर देखना चाहते हो, नहीं तो वही सिंपल सा तरीका है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सीधा क्वेश्चंस पे पहुंचना है। कहाँ पे पहुंचना बेटा जी? क्वेश्चंस पे पहुंचना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस आर रिस्पेक्टिवली। देखो यार, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें एक ऑब्जेक्टिव पीस होता है, वो क्या करता है, इसकी एक रियल इमेज बना देता है इधर, है ना, रियल बनाता है। और जो दूसरी साइड का होता है आई पीस जो होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। अगर हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बात करें, इन्फिनिटी बात करें, तो वर्चुअल इमेज बनाता है। तो आप बोलोगे कि रियल एंड वर्चुअल बन रही होती है। कैसी बन रही होती है बेटा? रियल एंड वर्चुअल बन रही होती है। दूसरे में देखो क्या बोला गया, द मैग्निफिकेशन ड्यू टू ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप डज नॉट डिपेंड अपॉन। सबसे पहले आप लोगों को मैग्निफिकेशन ड्यू टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिख आनी चाहिए दोनों के लिए। मैंने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए भी लिख दी और इन्फिनिटी के लिए भी लिख दी। तो वी नॉट अपॉन में म्यू नॉट, ये हो गया 1+d बाई में एफ ई, और ये होता है जब इन्फिनिटी बनती है। तो यहाँ पे देखो ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? वी नॉट बाई यू नॉट पे डिपेंड कर रहा है, डी पे डिपेंड कर रहा है, एफ ई पे डिपेंड कर रहा है। तो अभी ये बोल रहे हैं कि ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा? द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इस पे डिपेंड नहीं करेगा। द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इस पे डिपेंड नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि ये फोकल लेंथ पे तो डिपेंड कर रहा है भाई। किस पे डिपेंड कर रहा है? फोकल लेंथ पे तो डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ ट्यूब पे भी डिपेंड कर रहा है, कलर पे भी डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि कलर है उसके लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अलग अलग फिर फोकल लेंथ। तो अपर्चर पे डिपेंड नहीं करने वाला। किस पे डिपेंड नहीं करने वाला? अपर्चर। और यहाँ पे मैंने टॉपर्स की आंसर शीट लगा रखी है, कैसे आपको आंसर करने, बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, ऑप्शन उठा के नहीं लिखना है, सीधा बी रियल एंड इन्वर्टेड। एक यहाँ पे अपर्चर पे डिपेंड जो है नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन बताना था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। भाई ये बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसका सीधा सा जो आंसर रहेगा, देखो जो दोनों लेंस होते हैं शॉर्ट फोकल लेंथ के होते हैं, ये तो हमें पता है टेलीस्कोप के कंपैरिजन में, तो ये भी सही है। मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो इंक्रीज कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज। देखो अब यहाँ पे फोकल लेंथ कहाँ आ रही है? फॉर्मूले में नीचे आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फोकल लेंथ को डिक्रीज करके हम मैग्नीफाइंग पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये भी बात सही थी, है ना। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज इज मोर देन एफ ओ प्लस एफ ई, ये भी बात सही होती है, क्योंकि वो वी नॉट और यू ई इन पे डिपेंड कर रहा होता है, तो इससे भी ज़्यादा। तो घूम फिर के कौन सी करेक्ट नहीं है कि माइक्रोस्कोप कैन बी यूज्ड एज ए टेलीस्कोप बाय इंटरचेंजिंग द टू लेंसेज। इसने ये बात बोली है कि माइक्रोस्कोप के जो लेंस है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जो लेंस, अगर उनको इंटरचेंज कर दे तो हम उसको एज ए टेलीस्कोप यूज़ कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी फोकल लेंथ बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है उनकी, और उसमें हमें बड़ी चाहिए होती है। ठीक है बेटा, तो डी जो है इसका आंसर रहने वाला है। द माइक्रोस्कोप कैन बी यूज्ड एज ए टेलीस्कोप बाय इंटरचेंजिंग द टू लेंसेज, ये वाला ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, आपको नॉट करेक्ट बताना था। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन है तीसरे वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप केस स्टडी का। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव 10x एंड एन आई पीस ऑफ 20x। ये जो 10x 20x दे रखा है, ये मैग्निफिकेशन दे रखी है, किसकी? ऑब्जेक्टिव की दे रखी है आप लोगों को। ठीक है, और साथ में क्या दे रखी है भैया? आई पीस की दे रखी है, कितनी है? 20। तो आपको क्या निकालनी है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन निकालनी है। तो फॉर्मूला आपके सामने है, 10 और 20 को गुना करेंगे 200 आ जाएगा, तो 200 इज द आंसर भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, एक और जो है हमारे पास केस स्टडी आता है, इसको एक बार देखना चाहते हो देख लो। ठीक है, इन्होंने खुद बोला कि एफ इज इक्वल टू एफ ई आप यूज़ कर सकते हो। और अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। इन्होंने बोला फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एज कंपेयर टू आई पीस इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला है कि व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस एज कंपेयर टू द आई पीस, मतलब आई पीस की फोकल लेंथ और ऑब्जेक्टिव पीस की फोकल लेंथ में क्या फ़र्क होता है। तो भाई ऑब्जेक्टिव पीस की फोकल लेंथ क्या होती है? लार्जर होती है। ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ लार्जर फोकल लेंथ देन द आई पीस। ठीक है, आई पीस से तो बड़ा होता है ना भाई, ये तो बहुत बड़ा होता है, ये छोटा पीस होता है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर जो हो रहा है वो ए हो रहा है, लार्जर होती है। ठीक है, दूसरा, राइट द कंडीशन फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन पावर ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, नॉट मैग्निफिकेशन मैंने बोल दिया था, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो भाई वो है आप लोगों के पास एफ ओ एफ ई से ज़्यादा होना चाहिए। एफ ओ एफ ई से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए।
ठीक है, वो अभी आप लोगों को फॉर्मूले में समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो बी होने वाला है। तीसरा है, देखो मैग्नीफिकेशन अगर हम नॉर्मल एडजस्टमेंट में देखें तो एफ ओ बाई में एफ ई है, दूसरे में भी देखेंगे तो एफ ओ ऊपर ही आ रहा होगा, तो एफ ओ पे डिपेंड करता है, तो मैग्नीफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओ, तो एफ ओ ज़्यादा होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे एफ ओ जो है बहुत बड़ा ले रहे हैं, किससे, एफ ई से। थर्ड में क्या पूछ रहा है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ मैग्नीफाइंग पावर 7 कंसिस्ट ऑफ 2 थिन लेंसेज 40 सेंटीमीटर अपार्ट इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। मैं एक करवा देता हूँ, दूसरा बिल्कुल सेम है। देखो इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लिया जिसकी मैग्नीफाइंग पावर आपको 7 बोली है, तो एम की वैल्यू होगी 7। कौन सी एडजस्टमेंट है, नॉर्मल एडजस्टमेंट है, मतलब आप बोलोगे एम की वैल्यू इज एफ ओ बाई में एफ ई। मैं यहाँ पे कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं मैग्नीफाइंग पावर बता रहा हूँ, बस बात खत्म। तो एफ ओ बाई में एफ ई की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी, मतलब एफ ओ जो है यहाँ पे वो 7 एफ ई हो गया। अब उसने बोला है कि दोनों लेंसेज के बीच में, ठीक है, 40 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, वो दोनों एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो भाई उस टाइम पे जो डिस्टेंस होगा नॉर्मल एडजस्टमेंट में वो एफ ओ एफ ई होता है। वो इन्होंने खुद बोल दिया कि कितना है, 40 है, वो बोल दिया खुद इन्होंने कितना है, 40 है। तो वो बोल रहे कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज आप लोग बताओ, ठीक है। हाँ लेंस की बतानी है, अब इन्होंने कौन से लेंस की पूछी है वो बताई नहीं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज, एक बार देख लेते हैं क्या ही दिक्कत है। तो भाई एफ ओ कितना है, 7 एफ ई है, ये कितना है, एफ ई है, तो ये हुआ 40, ये हो गया 8 एफ ई। यहाँ पे आया आप लोगों के पास एफ ई की वैल्यू इस कितनी, 5 है ना, एफ ई की वैल्यू कितनी, 5। अब वो 5 ऑप्शन है इसमें कहीं, यहाँ पे 5 ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब एफ ओ की पूछ रहा है, तो एफ ओ कितना है, 7 एफ ई है, तो ये हुआ 35 सेंटीमीटर, ये कितना हुआ, 35 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो सिमिलरली आप लोग दूसरे में भी सेम केस है, तो टाइम को बचाने के लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये खुद से कर लेना, इसका सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पे आप लोगों के पास लगा दिया है, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, 35 सेंटीमीटर आप लोगों के पास आ चुका है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड बाय। भाई मैग्नीफाइंग पावर जो है टेलीस्कोप की उसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। आपको एम का जो फॉर्मूला वो पता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ ओ होता है, ठीक है, कोई सा भी केस हो, नॉर्मल एडजस्टमेंट हो या फिर आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला हो, तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ ओ। तो एफ ओ क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो एफ ओ क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, आप लोग बोल सकते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर जो है टेलीस्कोप की उसको इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। ओके, तो ये थे रे ऑप्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चन, और भी हो सकते हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि भाई कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ चीज़ों को कर लिया जाए। अगर तुम मान लो कुछ चीज़ करके नहीं जा रहे, तुम केस स्टडी पढ़ के नहीं जा रहे बिल्कुल, तो ये सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट जो केस स्टडीज़ हैं जो आप लोगों के लिए एक दो बुक से ढूंढे गए हैं, प्रीवियस ईयर से ही ढूंढे गए हैं मेनली, तो इसको फटाफट से करके जाना। एंड प्रिपरेशन कैसे चल रही है, अभी भी आप लोगों के पास 1-2 दिन का टाइम है, फोड़ दो यार फिजिक्स को। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बॉय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।